गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो है आज की अपनी क्लास रहने वाली है मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो है जैकोबियन एज के दौरान ही आते हैं सारे के सारे। और इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, देखो ये दे रखा है जैसे कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स और एक्सप्लोरिंग द डेप्थ्स ऑफ 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में ये आते हैं, ये इनके नाम हैं। जॉन डन है, हर्बर्ट है, मार्वेल है, वॉगन है, क्रेसो है। इसके अलावा भी और हैं, उनके भी नाम अभी देखने वाले हैं। और देखो ये फ़ोटोज़ भी दे रखे हैं किसी किसी के। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जॉन डन है। और मतलब इनमें पढ़ने के लिए है क्या जो इनको अलग से अपन को डिस्कस करना पड़ रहा है, तो वो सारी चर्चाएँ जो है आज की क्लास में अपनी रहने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना काम। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, जो है अपन रेनेसा पढ़ रहे हैं। और रेनेसा के अंदर जो है अपन ने एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और प्यूरिटन इस तरीके से इनको बांट रखा है। तो जैकोबियन के बाद जो है इनका नंबर लगा दिया है मैंने, द पैशनेट इंटेलेक्ट। सारे के सारे ये इंटेलेक्चुअल्स ही थे मेटाफिजिकल। तो देखते हैं क्या है इसमें कुछ। देखो सबसे पहले जो याद करने वाली बात है वो है ये है कि MDH और CCTV, इसमें एक और सी बढ़ा लो तो आप इसको 3 CCTV कह सकते हो। कैसे याद रखोगे, ये ट्रिक है, एक मैंने बनाई है जो है। और भी है इनके बारे में थोड़ी बातें, वो बता देता हूँ मैं पहले आपको। देखो सबसे पहले जो ये टर्म है मेटाफिजिकल, पहले तो ये समझो मेटाफिजिकल होता क्या है। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल है क्या? मेटा होता है बियॉन्ड, यानी कि परे। और फिजिकल, ये जो फिजिकल आप समझ सकते हो, जो फिजिकल वर्ड है, तो इसके बियॉन्ड हम जाएंगे। जो है मेटाफिजिकल के अंतर्गत हम जो भी बातें करेंगे, जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी पोइम्स हैं, उन पोइम्स में किस तरीके की बातें आएंगी, बियॉन्ड फिजिकल, यानी कि दुनियादारी से परे की बातें आएंगी। इसमें क्या क्या प्रमुख है वो अपन देखेंगे सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम थोड़ा सा, कि ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ये सबसे पहले किसने काम में ली थी। तो ये काम में लेने वाला आदमी है अपने विलियम ड्रमंड। क्या नाम है? विलियम ड्रमंड फर्स्ट यूज्ड द टर्म मेटाफिजिकल। ये सी का मतलब पता है ना आपको, पहले बता चुका हूँ मैं। वैसे सी का मतलब होता है कि ये जो है ये 1630 वाली डेट जो है आगे पीछे है, फिक्स नहीं है। और एक लेटर में ये इसको इस्तेमाल करता है, जो इसने लेटर किसको लिखा है, आर्थर जॉनसन को लिखा है। समझ में आ गया? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल क्या होता है, बियॉन्ड फिजिकल बातें होती हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो मेटाफिजिकल अपना है, इसमें जो सबसे पहले जो है ये वर्ड काम में लिया है वो विलियम ड्रमंड द्वारा लिया गया है। और ये मेटाफिजिकल है, ये 1630 के आसपास इसने काम में लिया था। और लेटर में काम में लिया था आर्थर जॉनसन को, जो इसने लेटर लिखा था। ठीक है, ड्रमंड जॉनसन को कोई लेटर लिख रहा है, 1630 की बातें हैं, जिसमें उसने सबसे पहले मेटाफिजिकल की बात करी है। 1630 की ये बात हो गई। फिर 32, ये 32 या 93 है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये गड़बड़ है इसमें कोई ना कोई। या तो ये 92 93 होगा या 32 33 होगा। ठीक है, जॉन ड्राइडन इन 1632, ये क्या लिख रहा है, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, रोट डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन हिज पोइट्री। तो ये क्या कह रहा है, ड्राइडन ने कहा डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। देखो मेटाफिजिकल सबसे पहले कौन काम में ले रहा है, ड्रमंड। ड्राइडन क्या कह रहा है, ड्राइडन कह रहा है डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, इसकी एक पोइट्री है उसमें ये बात कह रहा है। ठीक है, और मेटाफिजिकल पोइट जो टर्म है ये कौन लाया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट। ठीक है, और कब, 17th सेंचुरी में, पोइट्स इन लाइफ ऑफ काउली। इसने जो सैमुअल जॉनसन है, इसके नाम पे एक एज भी पढ़ेंगे अपन आगे, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है ना, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, BILITY। ठीक है, सेंसिबल से बना है सेंसिबिलिटी। तो होता क्या है, जो नियो क्लासिकल है ना, उसको अपन 3 तरीके से बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं? पहला है RAS से, मैंने इसको याद करवाया हुआ, RAS ट्रिक आप लगाओगे। सबसे पहले आएगा रेस्टोरेशन, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑगस्टन, और उसके बाद आएगा सेंसिबिलिटी। तो इनके एक एक जो फेमस उस टाइम पे जो पोइट थे उनके नाम भी रखे गए हैं। वो पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे। एक ही आदमी कई तरीके के जो है काम कर सकता है। जैसे अभी मैं लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, मेरा लिटरेचर अच्छा है, तो अभी मेरी साइकोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाने लग जाऊँ आपको। अभी मैं आपको लर्निंग, डेवलपमेंट और जो भी है उसमें जितने भी टॉपिक हैं करवाने लग जाऊँ मैं। तो ऐसा होता है, एक आदमी मल्टी टैलेंटेड होता है तो वो काफ़ी सारे काम कर देता है। तो रेस्टोरेशन एज में जो आदमी अपने उस पे था, पीक पे, मतलब जो आदमी जिसके नाम से इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कह देते हैं रेस्टोरेशन को। ऐसे ही ऑगस्टन को एज ऑफ पोप बोल दिया जाता है भाई साहब, और सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन बोल देते हैं।
ध्यान रखना ये 2 जॉनसन है, एक तो एक के नाम में एच आता है और एक बिना एच के आता है। तो जो बिना एच के आता है वो तो बेन जॉनसन हो जाएगा और जो एच के साथ आता है वो सैमुअल जॉनसन हो जाएगा। इस तरीके की बातें हैं इसमें, ठीक है, याद रख सकते हो आप आसानी से। तो ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी वाला ये अपना सैमुअल जॉनसन है, ये कॉइन कर रहा है ये वाली टर्म। कि कौन सी टर्म? ये रही। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फर्स्ट कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट, और किस में? लाइफ ऑफ काउली में, ठीक है। 1779 इन लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, इसने एक ऐसी रचना लिखी है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स करके सैमुअल जॉनसन की। आगे जब अपन न्यू क्लासिकल में सैमुअल जॉनसन डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें रिपीट होके आएंगी, ठीक है। और ठीक है, लाइफ ऑफ काउली एक छोटा नाम मात्र का मान लो, ये 59 पोइट्स की जीवनी है। 59 नहीं है, ये ज़्यादा पोइट्स की जीवनी है ना, मैं आपको बता दूंगा कि ये कितने पोइट्स की जो है जीवनी लिखी है इसने। और अभी देखो, अभी याद करने वाली बातें कौन कौन सी आएंगी एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मेटाफिजिकल वाली बात हो गई। मेटा और फिजिकल क्या है? मेटा और फिजिकल में, मेटा और फिजिकल में ये है कि जो है अपने बियॉन्ड फिजिकल की बातें चलती हैं इसमें। और इसके अलावा जो होता है ये, 1 मिनट, हेलो जी सर, आप सुभाष नगर आ जाइए, ये पार्थ लाइब्रेरी के पास। नहीं, वहीं आ जाना, वहीं मिल जाऊंगा मैं। हाँ जी, ठीक सर। एक्चुअली क्या, एक कॉल आ गया था अर्जेंट, तो वो रिसीव करना पड़ा। बाकी अपन देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें है अपने मेटाफिजिकल की बातें कर रहे थे जो है, तो मेटाफिजिकल समझ में आ गया आपके? मेटाफिजिकल क्या है? मेटाफिजिकल है अपने मतलब फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड की बातें अपन जो है करेंगे इसमें, ठीक है। आगे की बात क्या है इसमें? आगे की बात ये है कि देखो, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, एक विलियम ड्रमंड। विलियम ड्रमंड, विलियम ड्रमंड ने क्या किया है जो है, विलियम ड्रमंड ने सबसे पहले जो है ये मेटाफिजिकल जो है शब्द काम में लिया है। और कब लिया है? ये 1630 के आसपास की बातें हैं। और ये एक लेटर लिख रहा था जो है, लेटर किसको लिख रहा था? ये आर्थर जॉनसन को ये अपना लेटर लिख रहा था, तो उसमें इसने ऐसी बात कही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लेते हैं अपने किसको? दूसरे नंबर पे अपना आ जाता है ये जॉन ड्राइडन। 1693 की बातें हैं, 1693 की। 1693 में जो ड्राइडन है, एज ऑफ ड्राइडन, न्यू क्लासिकल का पहला, RAS के अंदर R वाला, रेस्टोरेशन में। तो ये क्या कहता है? ये कहता है डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। इसकी जो रचना है वो है डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर में ये क्या लिखता है? ये लिखता है कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ठीक है, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ये काम की बातें हैं सारी, इसलिए पहले भी लिखी हुई थी और मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ ये रिपीट करके, ठीक है। देखो, ड्राइडन डिस्कोर्स कंसर्निंग, डी कितनी बार आ रहा है? डी से याद रख सकते हो। ड्राइडन डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर और डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये वाली बातें ये करता है। इसके अलावा जो ये टर्म है मेटाफिजिकल पोएट्स, ये कॉइन करी गई थी वैसे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सैमुअल जॉनसन के द्वारा 1779 में, 1779 में। ये 1630 हो गया, ये 1693 हो गया, ये 1779 हो गया। तो सैमुअल जॉनसन ने क्या करा था? ये टर्म जो है कॉइन करी थी, मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स। और किस में करी थी? लाइफ ऑफ काउली में, ठीक है, लाइफ ऑफ काउली। इसने कई सारे लोगों की जो है जीवनी लिखी है इसने, जो अपने ये सैमुअल जॉनसन महोदय हैं, तो उसमें इन्होंने ऐसी बातें करी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तीनों बातें याद रहेंगी, ड्रमंड वाली, ड्राइडन वाली और सैमुअल जॉनसन वाली, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है एज इट इज़। अब चलते हैं अपन आगे। अब आपको इनके नाम याद रहने चाहिए जो है। देखो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, यहाँ समझ नहीं आएगी, इधर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, छोटी सी ट्रिक है, MDH। हालांकि इसमें जो सेंटर है वो डन है, लेकिन MDH से आपको याद रह जाएगा, MDH के मसाले चलते हैं उससे। और 3 CCTV। कितने लोग हैं ये MDH? 3 लोग हैं। 3 लोगों के लिए कितने CCTV चाहिए भैया? 3 CCTV। याद हो गया आपको, बस काम खत्म। देखो, ये है जॉन डन, ये है हर्वर्ट,
ठीक है। और सीसीटीवी से कौन कौन से आ रहे हैं वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा ये एंड्रयू मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल, अभी इनकी रचनाएं भी देखने वाले हैं अपन। डी से हो जाएगा जॉर्डन और एच से हो जाएगा हर्बर्ट, ठीक है। अब 3 सी हैं, सी सी सी, लो भाई साहब, और टी वी हो गए आपको याद। काउली हो गया, अब्राहम काउली, है ना। क्लीवलैंड हो गया, एक क्रेसो हो गया, एक ट्रेहरैन हो गया, एक वॉगन हो गया। इस तरीके से आपके ये मेटाफिजिकल पॉइंट जो है चलते हैं, एमडीएस सीसीटीवी, ठीक है। एंड्रयू मार्वेल, जॉर्डन, हर्बर्ट, काउली, क्लीवलैंड, क्रेसो, ट्रेहरैन, वॉगन। आप 1-2 बार देखोगे आपको सारे नाम याद रह जाएंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। ये ड्रमंड, ड्राइडन और जॉनसन वाली बात याद रहेगी, ठीक है। अब अपना काम आ जाता है, ये वाले 2 पेज हैं, अभी फटाफट से फिनिश करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन 1693 ड्राइडन फर्स्ट सेड दैट इन हिज डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर दैट डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। में याद करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखो मेटाफिजिकल पॉइंट्स जैकोबियन, कैरोलिन और प्यूरिटन एज, तीनों एज में फैले पड़े हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एक एज खत्म होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके सारे राइटर्स मर जाए, नहीं मरते हैं वो, तो इसीलिए वो अगले एज तक कैरी कर जाते हैं, ठीक है। जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन, ये हो गया अपना। इन 1779, इससे पहले ड्रमंड वाली बात मैंने बता दिया आपको, सी 1630 वाली। सी का यहाँ पे मतलब होता है सर का, कि ये जो डेट है ये इंडेफिनेट है, ये आगे पीछे हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, मेटाफिजिकल पॉइंट्स को बरोक पॉइंट्स भी बोल देते हैं अपन, ठीक है। शॉक टैक्टिक्स के चक्कर में, शॉक टैक्टिक्स क्या होती है अभी बताऊंगा सारी बात, ठीक है। लाइफ ऑफ काउली वाला ये हो गया, ये नाम इनकी याद हो गए, मार्वेल, डन, हर्बर्ट। ये एंड्रयू मार्वेल है, ये जॉर्डन है, ये हर्बर्ट है। ये काउली, क्रेसो, क्लीवलैंड, 3 सीसीटीवी, ट्रेहरैन और वॉगन, ठीक है। अब चलते हैं हम इनकी क्वालिटी पे, कि इनकी क्या क्वालिटी थी जो इनको ये अलग से नाम दिया गया जो है। देखो, सबसे पहले यूज़ ऑफ फार फेच्ड इमेजेस। फार फेच्ड इमेजेस का मतलब क्या होता है? फार फेच्ड इमेजेस का मतलब ये होता है कि ये जो है ऐसी चीज़ों की तुलना करते थे दूर दूर की चीज़ों में, मतलब इस तरीके की कंपैरिजन करते हैं ये कि किसी को समझ में ही नहीं आता ये क्या करना चाह रहे हैं। अनयूजुअल कंपैरिजन्स, ठीक है। कैसे कैसे, देखो ये मतलब लवर्स के जो है, जो दो लवर्स को जो है कंपेयर कर देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लवर्स की तुलना कर देते हैं। एक वो प्रकार देखिए आपने, प्रकार है ना, इस तरीके से कंपास जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसके जो दो ये होते हैं ना, ये स्टिक मान लो, या फिर दो इसके कॉर्ड टाइप जो होते हैं, तो इनको बोलते हैं कि ये जो है दो लवर्स हैं, समझ रहे हो। और इसमें मतलब इन्होंने जो कंपैरिजन किया है इतना खतरनाक किया है कि ये बोलते हैं, जैसे एक प्रेमी बोलता है अपनी प्रेमिका को कि अगर अपन जैसे कंपास के जैसे रहेंगे, ठीक है, तो अगर तुम कंपास की जैसे यहाँ रहोगी तो भी तो मैं यहाँ पे ऐसे घूम के मतलब समुद्री यात्राओं को पार करते हुए वापस से तुम्हारे पास आ जाऊँगा, यदि तुम लॉयल रहती हो तो, समझ रहे हो, लॉयल। तो अगर तुम नहीं रहती हो तो क्या है, मैं बिछुड़ जाऊँगा और डूब करके मर जाऊँगा, उसी समुद्र में कहीं ना कहीं मर जाएगा ये। तो ऐसी बातें करती हैं, मतलब बेमेल सी बातें हैं ये। देखो इसमें लिख रहा होगा, केवल तुलना, कंसीट, चौंकाने वाले कंसीट, मतलब ऐसी चीज़ों की तुलना करते हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये लवर्स का इससे क्या लेना देना भैया जो, ठीक है। आगे ये ऐसी भी तुलना करते हैं कि मतलब अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि जैसे एक कोई मक्खी है या फिर कोई मच्छर है, मच्छर टाइप का मान लो। जैसे मच्छर है तो मच्छर ने क्या खाया, मतलब मच्छर खा गया प्रेमिका को। जैसे ये मान लो ये प्रेमिका है क्यूट सी, मतलब थोड़ी ऐसे बना देते हैं स्माइल करती हुई, ठीक है। तो इसको क्या है, कोई मच्छर खा गया है जो है, ठीक है, इसको मच्छर खा गया और मच्छर ने खाया इसको। ये कोई खतरनाक सा मच्छर है, उड़ रहा है ऐसे, है ना, उड़ते उड़ते इसको खा गया। अब ये जा करके और प्रेमी को खा गया। तो ये क्या कहता है कि अब अपने जो है मतलब ब्लड मिल गए हैं अपन दोनों के एक दूसरे के, क्योंकि इसके अंदर अपन दोनों के ब्लड थे। मतलब बेतरतीब बातें, किसी को समझ नहीं आए कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी सी बातें इनकी देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। ये कंपास वाला और ये बी वाला, मच्छर वाला, इस तरीके की बातें इनकी देखने को मिलती, अजीब अजीब सी बातें हैं, बेतुकी, ठीक है। देखो अभी यूज़ ऑफ फार फेस्ड इमेजेस, वही बात आ गई, दूर दूर की बातें कर देते हैं। यूज ऑफ कंसीट्स, इंजीनियस कंसीट, अतिशयोक्ति, हाइपरबोली। कंसीट, सिंपल मेटाफर। तो ये कंसीट सिंपल मेटाफर नहीं होते, मेटाफर इनके कंसीट होते हैं। मतलब कंसीट क्या होता है, कंसीट मेटाफर ही होता है, लेकिन चौंकाने वाला मेटाफर होता है। एक तो मेटाफर अपने सिंपल चलते हैं, जैसे कि ही वाज अ लॉयन इन द बैटल, कि वो जो है क्या है, शेर है, किसमें, बैटल में। जब लड़ाई होती है तो वो जिस जिस तरीके से शेर खूंखार होता है तो वो
वो भी खूंखार हो जाता है या फिर अपने दुश्मनों को मार देता है। ये तो हो गया ऐसे ही, ठीक है। अब उसको हम इस तरीके से देखो, आपने अगर एक पोएम पढ़ी हो तो लास्ट टाइम चलती थी ग्रेड 1 में, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ठीक है। तो ये जो पोएम है ना, ये जॉन डन की पोएम है। इसमें ये क्या-क्या कहता है? ये कहता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए सितारे को पकड़ो। ये कोई काम पॉसिबल है ही नहीं कि जाके आप किसी भी टूटते हुए तारे को पकड़ पाओ, ठीक है। गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट, ठीक है। गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट, उसी की लाइन है ये जो मैं बता रहा हूँ। तो एक मैंड्रेक रूट होती है, मैंड्रेक रूट होती है, उसको उखाड़ते हैं तो बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है, ऐसी जानकारी मिलती है हमें। तो जाओ और उससे एक बच्चे को पैदा करो, मतलब उस मैंड्रेक रूट से, जो जड़ है किसी पौधे की, जो मैंड्रेक की जड़ें हैं, उससे बच्चे को पैदा करो। और उसके अलावा ये क्या बातें करता है? ये कहता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट। और उसके अलावा और भी ये कई तरीके की बातें उसमें करता है कि जैसे टेल मी, मुझे बताओ, हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, कि जो है ये शैतान है, इसका फुट किसने चीरा, जो है हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट है। और टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि जो ये पिछले जो वर्ष आपके बीत गए, जैसे अभी अपना 2026 चल रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 2025 कहाँ गया, बताओ, कोई जवाब है किसी के पास इस बात का? तो कोई जवाब नहीं है। इस तरीके की बेतुकी बातें, और इनका मतलब ये उद्देश्य होता था कि इनको जो जानकारी है उसको ये दिखाएं, शो ऑफ करें उसका। देखो यहाँ पे दे रखा होगा यूज ऑफ सॉक टैक्टिक्स, यहाँ सॉक टैक्टिक्स देखो ये आ गया ना, सॉक टैक्टिक्स कि गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट, बिल्कुल शॉक करने वाली बातें हैं इसमें, है ना। एब्रप्ट बिगिनिंग, बिल्कुल एब्रप्ट बिगिनिंग, देखो इसमें ही समझ में आ जाएगी। पहली लाइन क्या है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अभी एब्रप्ट नहीं है तो क्या है? एब्रप्ट होता है अचानक शुरुआत, कहीं से भी शुरुआत कर दी जो है। तो एब्रप्ट बिगिनिंग में यही होता है कि जाओ और एक टूटता हुआ तारा पकड़ो। ना कोई संदर्भ है, ना कुछ है, ना कोई एल्यूजन, ना रिफरेंस, कुछ भी नहीं है। जाओ टूटता हुआ तारा लाओ, ये क्या बात हुई भाई? तो यूज ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस, बिल्कुल डायरेक्ट एड्रेस करता है। देखो इसमें कर रहा है आपको, गो एंड कैच, जाओ, तुम जाओ, तुम क्या देख रहे हो? तुम मेरी क्लास क्यों देख रहे हो? जाओ तुम जा करके जो है टूटता हुआ तारा पकड़ो और एक बच्चा पैदा करो जो है मैंड्रेक रूट से। मुझको बताओ डेविल का फूट किसने चीरा, मुझे बताओ पुराना जो समय था वो कहाँ गया। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं। यूज़ ऑफ कॉलोकियल लैंग्वेज, बिल्कुल कॉलोकियल भी होती है लैंग्वेज, और लिविंग वॉइसेस क्या होती है? ये होती है इस तरीके की कॉलोकियल, मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, इस तरीके की। यूज़ ऑफ आयरॉनिकल, आयरॉनिकल भी होती है, विडंबना वाली भी होती है। रफ इडियम्स, बिल्कुल मतलब रफ इडियम्स इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। और क्या इसमें हाइपरबोली का यूज़ होता है? विट एंड वर्ड प्ले, बिल्कुल शब्दों के साथ ये खेलते हैं। और हाइपरबोली का यूज़ होता है, ये खूब सारा होता है हाइपरबोली तो इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें? देखो याद रखने वाली बात है, रियलिस्टिक एंड सिनिकल ट्रीटमेंट। सिनिकल समझते हो? सन की पना, टू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, यौन संबंधों के प्रति वास्तविक और निराशाजनक दृष्टिकोण, ठीक है। और इंजीनियस यूज़ ऑफ पैराडॉक्स एंड पन, पन समझते हो? पन वो होता है आपके उसमें हिंदी में, तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, मतलब डबल मीनिंग जो होती है। देखो पनस्टर जो होता है वो डबल मीनिंग बात करने वाला होता है। अब मुझे पन की हिंदी नहीं आ पा रही, कोई अलंकार ही है वो, मतलब जिसके दो अर्थ होते हैं, वो है वो पनस्टर, डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं इसमें, ठीक है। ये याद रखोगे आप, है ना। और क्या है इसमें? कॉस्टिक ह्यूमर होता है, एलिप्टिकल थॉट होता है, कथन की संक्षिप्तता, एंड टर्सली कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल संक्षिप्त में बात को कहने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्चुअल रॉबर्टनेस, ये है वो जो मैं बता रहा था, मतलब अपनी सारी नॉलेज बिखेर देते हैं। उस टाइम पे जो जो खोज हुई उनको सबको काम में ले लेते हैं। जैसे अब ये क्या दिखाना चाह रहा है इसमें? ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मुझे पता है कि मैंड्रेक रूट को जब उखाड़ा जाता है तो उससे बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है, मुझे पता है, तभी मैं अपनी पोएम में यूज़ ले रहा हूँ कि गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट, समझ रहे हो। अच्छा, फ्री फ्रॉम फॉर्मर आर्टिफिशियल स्टाइल्स, बिल्कुल ये अलग लिख रहे थे इसीलिए अपन अलग से क्लास लगा रहे हैं इनकी। इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन बरोक स्टाइल, बिल्कुल बरोक स्टाइल को जो है ये प्रभावित थे उससे, इसीलिए इनको अपन ने बरोक पोइट्स भी कहा है। देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था, कहाँ गया वो, ये रहा, बरोक पोइट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। चलो आगे क्या है इसमें? ये रहा दफली वाली, मक्खी वाली, इसी में है वो कि वो पहले मक्खी तुम्हारे पास बैठी या तुम्हारे ब्लड उसने जो है चखा और फिर मेरा चखा, वो वाली बात। और क्या है इसमें? फेमस पोएम्स, ये जॉन डन आ जाएगा इसके बाद। अच्छा, इस जॉन डन को करने से पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये हो गया अपना यहाँ पे इनकी, ये अपीयर्ड ए ग्रुप ऑफ राइटर्स आर कॉल्ड मेटाफिजिकल्स, इनको कहा जाता है। ये देखो, ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इनको, आपको पता होनी चाहिए ये, ठीक है। जॉनसन सेड अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्स, तो ये जो जॉनसन है ना, सैमुअल जॉनसन जिसने सबसे पहले जो है मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म कॉइन किया था,
1773 में, देखो मैंने यहाँ बताया था आपको, भूल जाओ, 1779 में, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है इनसे कि जॉनसन सेड अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्स डिस्कॉर्डिया कॉन्कॉर्स, डिस्कॉर्डिया कॉन्कॉर्स हेटेरोजीनियस आइडियाज वायलेंटली योक्ड टुगेदर। ये इनको कह रहा है कि ये डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स हैं, मतलब बेतरतीब चीज़ें हैं, बेमेल आदमी हैं, इनको ज़बरदस्ती या फोर्सफुली एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है, ये बातें ये कह रहा है। हेटेरोजेनियस मतलब भिन्न भिन्न या भिन्नता रखने वाले आइडियाज़, विचार, वायलेंटली यानी कि फोर्सफुली, योक्ड इकट्ठा कर दिए गए एक साथ दिखा दिए गए, ऐसी बात है, मतलब नेगेटिव टाइप की कमेंट कर रहा है ये सैमुअल जॉनसन, जिसने खुद ने मेटाफिजिकल पोइट्स कॉइन किया है लाइफ ऑफ काउली में। टीएस एलियट कहता है इनको यूनिफाइड सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये इनकी अच्छी है, मतलब ये पॉजिटिव कमेंट मान सकते हो आप, ये नेगेटिव कमेंट मान सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही याद रखनी है। पॉजिटिव कमेंट टीएस एलियट के द्वारा, जो मॉडर्न एज में बहुत बड़ा राइटर है, इसको पढ़ेंगे अपन। टीएस एलियट का तो ये मानो आपको मतलब पूरा ही पढ़ देना है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये नेट में ना ग्रेड 1 में ना ग्रेड 2 में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे, और इसकी तो मतलब वर्क्स भी दे रखे हैं, इसके 3-4 तो पोएम्स फेमस हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक तो वेस्टलैंड है, एक द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफॉक है, और एक हॉलो मैन है, और इस तरीके की 3-4 पोएम आई थी, मॉडर्न एज का राइटर है। उसके अलावा इसका एक ऐसे भी काफ़ी फेमस है जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें इसने 2 थियरी दी थी, उसी टाइम अपन बात करेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की देता है और एक और देता है। ठीक है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी मतलब अच्छी वाली कमेंट जो है एलियट की, और बेकार वाली इसकी, ऐसे याद रख सकते हैं सैमुअल जॉनसन की। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, और कुछ नहीं है इसमें, ये रह गए, अब अपन राइटर देख लेते हैं बस, और तो कुछ नहीं है नीचे इसमें। ठीक है, अभी राइटर पूरे हो जाएंगे अपने, बाकी ये बेमेल चीज़ों की बात करते हैं, आप इनको अगर 1-2 बार देखोगे तो आसानी से याद रह जाएगा कि मेटाफिजिकल क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो भाई साहब, इनमें सबसे बड़ा जो आदमी है वो है जॉन डन। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो है जॉन डन की। ठीक है, तो जॉन डन में अपने आ गया ये मेजर मेटाफिजिकल पोएट, बिल्कुल। डन रोड सोनेट्स, लव पोएम्स लिखे हैं इसने, सोनेट्स लिखे हैं, लव पोएम्स लिखी हैं, रिलीजियस पोएम्स भी लिखी हैं, एलिजीज, सॉन्ग्स, सटायर्स, सरमन्स। डन्स एलिजीज आर कॉल्ड लव पोएम्स। बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब कौन से पोएट की जो एलिजी हैं वो लव पोएम्स कही जाती हैं, तो वो जॉन डन की जो एलिजीज हैं उनको लव पोएम्स कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके की बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपन। डन रोट हॉलीडे वन सोनेट्स, बिल्कुल देखो 2 बातें याद रखोगे आप इसकी डन की, ये हो गया अपना डन, ये हो गई इसकी एलिजी, ये हो गई इसकी सोनेट्स। तो इसकी जो एलिजीज हैं उनको तो हम कह रहे हैं लव पोएम्स, और जो सोनेट्स हैं उनको कह रहे हैं होली सोनेट्स। याद रहेंगे ना दोनों बातें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे अपने क्या है इसमें, आगे इसकी पोएम्स की रचनाएं देखो। फेमस पोएम द फ्ली, गुड मोरो, द कैनोनाइजेशन, डेथ बी नॉट प्राउड। बिल्कुल ये इसमें क्या बकवास बातें पता, डेथ बी नॉट प्राउड में ये कहता है डेथ से, मतलब इनकी ऐसे ही मिलेगी, मतलब अजीब नौटंकी देखने को मिलेगी। ये आ गया देखो, वो जो नाम मैं बता रहा था, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, आई एम टू गॉड फादर। तो डेथ बी नॉट प्राउड में ये क्या कहता है पता है, ये कहता है उससे डेथ से कि मृत्यु, मृत्यु क्या है तू, मृत्यु तो मुझको नहीं मार पाएगी, जो है मृत्यु, अगर तू मुझे मारने आएगी ना तो तू खुद ही मर जाएगी, मुझको नहीं मार पाएगी। यार क्या मतलब अजीब अजीब सी बातें हैं इनकी। ठीक है, प्रेम का भी एक गहन आध्यात्मिक रूप मिलता है, लव एंड फिजिकल रिलेशन। ये क्या पता नहीं क्या लिख रहा है। कुल मिला के देखो, लव 2 तरीके का होता है, एक तो सेक्सुअल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। मुझे इसको देख के याद आ गया, जो है देखो मैं बता देता हूँ आपको, या फिर प्लेजर मान सकते हो आप, 2 चीज़ों में प्लेजर है। प्लेजर की अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं बात करूँ लव की, लव से अगर आप प्लेजर का मतलब है तो सीधा एक तो होता है प्लेजर सेक्सुअल होता है जो है, और एक होता है स्पिरिचुअल। ठीक है, इसको सब जानते हैं, सारे लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं, इसको कोई कोई जान पाता है, लेकिन बताते ऐसा हैं कि जो स्पिरिचुअल लव है या स्पिरिचुअल प्लेजर है, ये इससे 100 टाइम्स बेटर है। 100 टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा प्लेजर है इसमें, स्पिरिचुअल में, लेकिन आदमी क्या है इसको समझ नहीं पाता है, इसको समझ जाता है तो वो इसके पीछे भागता रहता है बस, जो है। ठीक है, इसको समझने में ये किसी किसी के ही समझ में आता है, लेकिन जिसके ये समझ में आ जाता है वो फिर इसी को फॉलो करता है, जो है। ठीक है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, आई हिम टू गॉड द फादर, ये राइटिंग्स हैं, आप याद रख सकते हो सिंपली। फ्ली वाली में वो कंपैरिजन है जो मैं बता रहा था। अच्छा, वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, 2 लवर्स की जुदाई का पोएम है, जुदाई रहने पर दोनों हमेशा एक रहते हैं। ठीक है,
सनराइजिंग ये इसलिए मेरी पढ़ाई हुई हुई है। बेटर माई हार्ट ये मैं पढ़ा दूंगा। होली सनेट्स बता ही दिया, इसके एलजीज तो लव पोएम्स हैं और सोनेट्स होली सनेट्स हैं जो है। बेटर माई हार्ट करवाऊंगा मैं, मुझे करवानी भी है ये। द सनराइजिंग में करवा चुका हूँ, आप देख सकते हो जाकर क्लासेस में अपने ग्रेड 2 वाली जब क्लासेस लगाई थी, ठीक है। तो इस तरीके की बातें इसमें देखने को मिलती हैं जो है। अच्छा, और अब क्या है, अब अपने काउली समझते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपको अच्छे से? पहले मार्वल करते हैं फिर काउली करते हैं, ठीक है। ये कोई ज़्यादा बड़े राइटर नहीं है, मतलब छोटे छोटे से हैं। ये ज़्यादा बड़ा था जो है डन। डन का नाम इसमें काफ़ी चर्चा में भी रहता है और डन को पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा ये वाली पोएम भी अपन करेंगे जो है कवर। टुइज कॉय स्ट्रेस, कार्पे डियम की थीम है इसमें। कार्पे डियम समझते हो आप? कार्पे डियम होता है टू लिव द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। देखो कार्पे डियम में लिख के बता देता हूँ आपको। कार्पे डियम, उसमें इसकी एंट्री भी दे रखी है उसमें। कौन सी बुक है यार वो? एम एच अब्राम्स में, हाँ। कार्पे डियम की दे रखी है ना, ये मैंने बता दिया। लिव इन द प्रेजेंट होता है। चलते हैं अपन आगे थोड़ा सा। अच्छा, एंड्रू मार्वेल की देख लो, द डेफिनेशन ऑफ लव। टॉपिक है ये डेफिनेशन ऑफ लव, जिस पे इसने बात करी है, ठीक है। तो उसमें ये क्या कहता है, उसमें ये 3 तरीके की बातें करता है कि डेलिकेसी एंड ग्रेस, डीप इमोशनल इंटेंसिटी, और ये है विट एंड पैशन ऑफ बैलेंस, ठीक है। टू इज कॉय मिस्ट्रेस, इसकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमए में पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, तो उसमें इसको देखने को मिलता है, ठीक है। और टू इज कॉय मिस्ट्रेस ये बताई दिया मैंने। द गार्डन है एन हॉरिसन ओड अपॉन क्रॉम्बेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, बिल्कुल ये भी आपकी काम की। ये सीज द डे, इसी का ये कार्पे डियम का, ये ना सीज द डे, लिव इन द प्रेजेंट, इस तरीके की बातें चलती है इसमें। ये पता है क्या है, मैं वो बताऊंगा ना आपको लॉर्ड प्रोटेक्टर के बारे में। अभी अपना जो इससे आगे एज आएगा, क्या नाम है उसका, कैरोलिन और प्यूरिटन। तो प्यूरिटन में जो ओलिवर क्रॉम्वेल नाम का आदमी रहेगा, लॉर्ड प्रोटेक्टर जो खुद को बोल देगा, तो वो जो है कहाँ से आता है, आयरलैंड की। मतलब जैसे अपने ये अभी पीएम जो है वर्तमान में, ये जाते रहते हैं यात्राओं पे, ठीक है। और मतलब जाते रहते हैं और ये जो क्या है दौरा करते हैं, तो उसी तरीके से जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर ये जो था, ये ओलिवर क्रॉम्वेल, तो ये आता है आयरलैंड का दौरा करके, ठीक है। तो उसके ऊपर ये ओड लिखता है ये एंड्रयू मार्वेल, ये एन होरेसन ओड अपॉन क्रोमवेल, ये लिख रहा है ना ओलिवर क्रॉम्वेल। क्रॉम्वेल्स रिटर्न, क्रॉम्वेल लौट कर आया है फ्रॉम आयरलैंड से, वो है। ये गार्डन है, ये टू स्क्वायर मिस्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा चर्चा ये है। उसके बाद ये फिर द गार्डन है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। कार्पे डियम, सीज द डे या लिव इन द प्रेजेंट हो जाता है अभी। इसी में जो वैलेडिक्शन द फॉरवर्डिंग मॉर्निंग है, इसी में कंपास वाला जो है वो मिलता है इसमें देखने को, कि अगर तू लॉयल रहेगी तो जय, वो मैं बता रहा था ना, ऐसे घूम के मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं तो समुद्र में डूब जाऊंगा, ठीक है। प्रेमी और प्रेमिका की तुलना कंपास के 2 पैरों मतलब 2 धुरियों से करता है। अगर एक पैर स्थिर रहता है और दूसरा घूमता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तरीके की बातें इसमें करता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अब्राहम काउली पे। काउली क्या कहना चाह रहा है भैया? सैमुअल जॉनसन कॉइन्ड द मेटाफिजिकल पोएट, बिल्कुल लाइफ ऑफ काउली में है ये, ठीक है। द इरेगुलर ओड आल्सो कॉल्ड द काउलियन ओड, बिल्कुल इरेगुलर जो ओड थी उसको जो है जनक है, मतलब जनक टाइप आप मान सकते हो। वो कौन था? वो यही था, ठीक है। आप चलते हैं अपन आगे। रेगुलर ओड, ओड जब मैं पढ़ाऊंगा, मैंने मतलब क्लास लगाई थी एक मैराथन वाली, उसमें मैं बता नहीं पाया था ओड के बारे में। 100 नेट तक जो है लिमिट रह गए थे हम, इसकी बातें करेंगे अपन आगे। पिंडारिक स्टाइल की है जो ये, डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टेंजेक पैटर्न इन ईच स्ट्रोफिक ट्राइएट। तो ये सारी बातें उसमें बता दूंगा मैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि अब्राहम काउली है जो है, और इस ये काउलियन ओड के लिए जाना जाता है, जो रेगुलर ओड है। और ये 1656 में काउली लाया था इस काउलियन ओड को जो है, और ये बाद में पिंडारिक स्टाइल के द्वारा इमिटेट भी की गई थी। हर्वर्ट, हर्वर्ट मेटाफिजिकल सेंट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। MDH, मार्वेल, डन और हर्वर्ट, ये है अपना सन्यासी आदमी है, सेंट। इन द टेम्पल, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इसके। वर्च्यू द कॉलर, वर्च्यू और कॉलर याद रखोगे आप। स्पिरिचुअल फ्रीडम, आत्मा की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। हेनरी वॉगन, वॉगन आएगा अब अपना। इन सिलेक्ट्स, मतलब ये जो तारे चमकते हैं, नहीं जो पत्थर चमकते हैं, कई पत्थर ऐसे होते हैं ना चमकना पत्थर, तो उनके ऊपर लिखा है इसने ये सिलेक्ट सेंटिलियस, पत्थर चमकते हैं। तो ये मतलब जो ये है, ये 2 बार पब्लिश हुआ था, एक बार 50 में, एक बार 55 में, ये सिलेक्ट सेंटिलियस। हर्बर्ट वॉगन क्रेस्यू रिलीजियस पोइट्स हैं, बिल्कुल। अब चलते हैं अपन मेटाफिजिकल पोइट्स के इंपॉर्टेंट वाइज नेम। इंपॉर्टेंट में देख लो, डन, मार्वेल, काउली, यही बात है।
इसी तरीके से आएंगे एमडीएच मैंने बता दिया सबसे पहले, फिर हर्बर्ट क्रेसो, क्लीवलैंड, वॉगन, ट्रेरन, कैरियो, कैरोलिनेस आधुनिक काल की कवि। अब ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो है ज़्यादा बात होती नहीं है इनके बारे में। इंपॉर्टेंट वाइज आप देखो तो एमडीएच पहले भी आगे था, लेकिन आप सारे याद रख सकते हो, कोई तनाव लेने की बात नहीं। एक कैथरीन फिलिप्स का नाम याद रखोगे आप, ये कौन है? ये एक महिला लेखिका है। जैसे ये तो सारे के सारे मेल राइटर हैं, तो ये एक फीमेल राइटर है। बाकी अपन इनके बारे में सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। और मुझे कुछ बताना नहीं था इसमें। और ये वाली बात मैं बता रहा था, ये बिल्कुल सही दे रखा है इसमें, कहाँ गया वो। इसने 52 कवियों की जो है 52 कवियों की जीवनी लिखी है इसने, सैमुअल जॉनसन ने। तो जिसमें ये ऐसी बातें करता है, ठीक है। इसी के साथ अपन अपनी क्लास आज ही ख़त्म करते हैं यहीं पे। ये हो गया। अगली क्लास जो है अपन नहीं रहेगी, वो है कैरोलिन एज और प्यूरिटन एज, दोनों को एक साथ ख़त्म कर देंगे। कोई ज़्यादा राइटर्स है नहीं उसमें, क्योंकि प्यूरिटन एज में एक मिल्टन पढ़ने को होता है, और कैरोलिन में सन्स ऑफ वेन आते हैं कुछ, हर्बर्ट हैरियू कैरिक करके ऐसे आते हैं वो, सक्लेक लवलेस सकलिंग कैरियू, ये आते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कल। लवलेस है, सकलिंग है, कैरियू है, ये सन्स ऑफ वेन्स बोलते हैं इनको अपन। बेन जॉनसन से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे। ठीक है, आगे की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। दो ही बातें कहूँगा मैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए जो है।